Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Cubism Arts. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture point of view. समझते हैं क्या होता है क्यूबिज्म आर्ट। देखिए, जो ट्रेडिशनल पेंटिंग का स्टाइल है जहाँ पे जो फिगर जैसा दिखता है वैसा ही डिपिक्ट करने की कोशिश की जाती है। जैसे पेड़ हैं तो पेड़ में जो उसके ब्रांचेज होंगे वो इतने रेगुलर शेप के तो होंगे नहीं, थोड़े इरेगुलर होंगे। तो इस तरीके से ओरिजिनल जो अभी तक के ट्रेडिशनल पेंटिंग की एक्टिविटीज़ थी वो की जा रही थी। लेकिन फिर क्यूबिज्म एक नया तरीका डेवलप हुआ विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ पेंटिंग। ये एक नया तरीका है जिसमें जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, चाहे क्यूब्स हों, रेक्टेंगल्स हों, ट्रायंगल्स हों, उनकी मदद से पेंटिंग करनी शुरू की गई। साथ ही साथ इसमें इस तरीके से शेड्स डाले गए जैसे कि ये पेंटिंग जो है वो 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होकर के दिखे। तो ये एक नया स्टाइल ऑफ पेंटिंग इमर्ज हुआ विद द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी जिसको नाम दिया गया क्यूबिज्म आर्ट। हियर द आर्टिस्ट डज नॉट ट्राई टू शो थिंग्स एज दे लुक इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में तो पेड़ पौधे ऐसे नहीं दिखेंगे ना, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट्स आर ब्रोकन अप इनटू शेप्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स और रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल, इवन सिलेंडर. This is needed to show the many sides of the entities at the same time. तो हाउ क्यूबिज्म इज डिफरेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बार यहाँ से पढ़ भी लेते हैं। देखिए, रियल लाइफ में हम कोई भी सीन जब देखते हैं तो उसका हमें बस एक ही एंगल दिखता है, एक ही तरीके से वो दिखता है, और पेंटर्स उसी को डिपिक्ट करने की कोशिश करते रहे थे टिल द क्यूबिज्म बिगन। तो जो हमें दिखता है उस एस्पेक्ट को, नेचुरलिस्टिक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते रहे। उसमें थोड़ी इरेगुलरिटीज भी होगी। सो द पेंटर्स सो फार ट्राइड टू डिपिक्ट देयर ओन पर्सपेक्टिव इन वन डायमेंशन। फिर क्यूबिज्म ट्रेंड स्टार्ट हुआ जिसमें एक एंटिटी को एक पिक्चर में ड्रॉ किया जाता है, एक सीन को एक पिक्चर में ड्रॉ किया जाता है विथ हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, बट एट द सेम टाइम कोशिश ये की जाती है कि उसका 3D इमेज निकल करके सामने आए और एक बार में ही हमें उसका फ्रंट भी दिखाई दे, साइड का भी दिखाई दे, थोड़ा टॉप का भी दिखाई दे। तो क्यूबिज्म इस चीज पे फोकस करता है कि ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स शुड बी रिफ्लेक्टेड इन वन व्यू ओनली। क्यूबिज्म जो मैं समझा रहा हूं, आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि हाई इट इज different from the traditional paintings that have been done or that were being done till the beginning of 20th century. नॉर्मली जिस तरीके से हमें दिखता है पेंटर्स को एक पर्टिकुलर सीन वैसे ही ड्रॉ कर देते थे, उसको एज क्लोज टू रियलिटी बनाने की कोशिश करते थे। बट क्यूबिज्म में एक तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, और भले पेंटिंग ही है, रियल सेंस में वो 2 डायमेंशनल ड्राइंग ही है, बट ऐसे कोशिश की जाती है कि उसका 3D रिफ्लेक्शन निकल करके आए और एक व्यू में भी हमें कम से कम 2 या 3 व्यू जैसी चीजें रिफ्लेक्ट हों, ऐसा लगे कि हम इसको फ्रंट से भी देख रहे हैं, टॉप से भी देख रहे हैं, साइड से भी देख रहे हैं। क्यूबिज्म मूवमेंट इन आर्ट्स, इट इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू पिकासो। पिकासो के साथ साथ जॉर्ज ब्रैक in fact from Europe started it around 1907, and Cubism movement in Europe was inspired from African masks and geometry. जब यूरोप के अंदर क्यूबिज्म स्टार्ट हुआ तो साथ ही साथ भारत के अंदर भी क्यूबिज्म मूवमेंट कुछ ही सालों में, 2-3 सालों में ही धीरे धीरे प्रोमिनेंट होने लगा। भारत के अंदर जो क्यूबिज्म आर्ट को प्रैक्टिस करने वाले जो वन ऑफ द अर्लीस्ट पेंटर्स थे, उनमें नाम आता है गगनेंद्र नाथ टैगोर का एंड नंदलाल बोस का। इनफैक्ट गगनेंद्र नाथ टैगोर इज ऑल्सो रेफर्ड एज फादर ऑफ इंडियन क्यूबिज्म। उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू टेक क्यूबिज्म मेथड सीरियसली इन इंडियन सेटअप, और उन्होंने क्यूबिज्म अप्रोच को अपनाया, क्यूबिज्म स्टाइल को अपनाया और उसको
मिक्स किया विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टोरीज, फोक स्टोरीज, कल्चर, ह्यूमर के साथ, और इस तरीके से उन्होंने अपनी पेंटिंग बनानी शुरू की। तो क्यूबिज्म was given Indian flavor by Gagnendra Nath Tagore, and that is the reason why he is also sometimes referred as father of Indian Cubism, Gagnendra Nath Tagore. उन्होंने खुद को हमेशा ही एक क्यूबिस्ट आर्टिस्ट की तरह रेफर किया है, and in fact one of his painting is also titled as फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट इंडियन क्यूबिस्ट। प्रीलिम्स में सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट इंडियन क्यूबिस्ट किन से एसोसिएटेड है। चार ऑप्शन दे देंगे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदनाथ लाल बोस एंड लाइक दैट, राजा राम मोहन राय एंड ऑल। आंसर वुड बी गगनेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर जी की एक पेंटिंग द्वारकापुरी विच इज इन क्यूबिज्म स्टाइल। आप देखें इसको, अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स की मदद से बनाया गया है इसको, और देख करके आपको लगेगा कि दो तीन व्यू एक साथ देखने को मिल रहा है, टॉप से भी, साइड से भी, फ्रंट से भी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यूट्रिनो-लेस डबल बीटा decay experiment. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है तो ध्यान से समझिएगा, एक बार में बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कि न्यूट्रिनोज क्या होते हैं। वैसे हमने जनवरी महीने में भी देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में, एक बार अभी देखते हैं उसको एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। न्यूट्रिनोज आर वेरी टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर नॉट इवन पार्ट ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं तीन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रिनो भी टाइनी या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ atoms. They are elementary particles, tiny particles, but not part of atoms. They exist freely in nature. ये atoms का हिस्सा नहीं है, ये नेचर में इंडिपेंडेंटली फ्रीली रहते हैं। उनका मास बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, एंड दे इंटरैक्ट वेरी वीकली विथ मैटर्स अराउंड। तो जब आ, अभी आपके आसपास भी बहुत सारे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज होंगे जो आपके बॉडी से इंटरैक्ट कर रहे होंगे, इनफैक्ट आपके बॉडी के थ्रू मूव भी कर रहे होंगे, बट उनका इंटरैक्शन इतना वीक होता है कि उसको हम लोग फील भी नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते। इट गोज अननोटिस्ड। सो एवरी सेकंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज फॉल ऑन अस and pass through our bodies, but they go unnoticed, and that is the reason why sometimes these neutrinos are also referred as ghost particles. Neutrinos are most abundant subatomic particles in the universe after photons. Photons तो वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी मदद से लाइट बना हुआ है। तो लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इट बिहेव्स लाइक वेव्स ऑल्सो, एंड लाइट ऑल्सो बिहेव्स लाइक पार्टिकल। और जिस पार्टिकल फॉर्म में हम लाइट को देखते हैं उस पार्टिकल को कहा जाता है फोटोन। तो फोटोन्स के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्री पार्टिकल है न्यूट्रिनो, और माना जाता है कि न्यूट्रिनो जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हुए थे ड्यूरिंग बिग बैंग इवेंट। उस टाइम में बहुत ज़्यादा संख्या में इनका प्रोडक्शन हुआ था, और उसके बाद भी ये थोड़े थोड़े प्रोड्यूस होते रहते हैं थ्रू सेवरल कॉस्मिक इवेंट्स, जैसे कि रेडियो एक्टिव डिके जब होता है, उसके अलावा कभी भी कोई मैसिव स्टार अगर एक्सप्लोड होता है, उसके अलावा जब भी कोई कॉस्मिक रेडिएशन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करने की कोशिश करता, उस वक्त भी न्यूट्रिनोज जनरेट होते हैं। न्यूट्रिनोज की अगर बात की जाए तो तीन तरीके के न्यूट्रिनोज पाए गए हैं अभी तक। इनको कई बार कहा जाता है थ्री फ्लेवर्स ऑफ न्यूट्रिनोज ऑल्सो। दीज न्यूट्रिनोज आर एसोसिएटेड विथ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसी से उनका नाम पर आया। फॉर एग्जाम्पल, देर आर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज विच आर फाउंड इन एसोसिएशन विथ इलेक्ट्रॉन्स जनरली, muon neutrino found in association with muon, and tau neutrinos associated with tau particle। ये बात हो गई न्यूट्रिनोज की। अब एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एक कॉन्सेप्ट विच इज येट टू बी प्रूव्ड ट्रू, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया जाता है, वैलिडेट कर दिया जाता है साइंस की दुनिया में, तब हम लोग उसको कहते हैं कि ये एक थ्योरी है या एक्सियोम है। बट अभी एक हाइपोथेसिस है न्यूट्रिनोज को लेकर के,
यानी कि ये आइडिया है विच इज येट टू बी इस्टेब्लिश्ड या वैलिडेटेड। उस हाइपोथेसिस का नाम है न्यूट्रिनो मेजोराना हाइपोथेसिस। तो अब ये हाइपोथेसिस है क्या, ये एक आइडिया, ये कॉन्सेप्ट है क्या विच इज येट टू बी वैलिडेटेड। उसको समझने के लिए पहले हमें रिवाइज करना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। देखिए, यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उन सब का एक अपोजिट पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोजिट पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उसको कहा जाएगा कि इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में अंतर क्या होगा, इन दोनों के चार्ज अपोजिट होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज होगा पॉजिटिव। बट सिमिलैरिटी ये होगी कि दोनों का मास बराबर होगा। सिमिलरली अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो इसका एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटॉन। मास बराबर होगा बट चार्ज अपोजिट होगा। ओवरऑल ये अगर हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एट द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन। उसका एंटी मैटर, हाइड्रोजन का एंटी मैटर होगा एंटी हाइड्रोजन, जिसके न्यूक्लियस पे होगा एंटी प्रोटॉन और उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा पॉजिट्रॉन। तो इस तरीके से हमने देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। तो मोस्ट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स हैव देयर एंटी पार्टिकल्स आल्सो। एंटी पार्टिकल्स की खासियत मैंने आपको बताई, दे आर हैविंग सेम मास बट अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब फिजिक्स के अंदर एक चीज और मानी जाती है सब एटॉमिक फिजिक्स में, कि जब बिग बैंग हुआ था तो उसके बाद यूनिवर्स में बराबर तरीके से, सिमेट्रिक तरीके से पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स बने थे। बट आज के टाइम में यूनिवर्स के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स देखे जाते हैं, बहुत ही लेसर अमाउंट में एंटी पार्टिकल्स देखे जाते हैं। दिस इज बिगेस्ट मिस्ट्री इन फिजिक्स, सब एटॉमिक फिजिक्स, कि जब बिग बैंग हुआ था तब बराबर बराबर 50-50 पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स बने थे। बट आज के टाइम में ज़्यादातर यूनिवर्स के अंदर वी फाइंड पार्टिकल्स, नॉट एंटी पार्टिकल्स। इनफैक्ट आपने, बहुत सारे लोगों ने पहले एंटी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा भी नहीं होगा। आज शायद से आप पहली बार सुन रहे होंगे, अगर आपका फिजिक्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है या कोई मेजर सब्जेक्ट आपका नहीं रहा है ऑफ स्टडी। क्योंकि एंटी हाइड्रोजन वैसे तो नेचुरली होता है, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, दैट इज वाई इन जनरल वी डू नॉट स्टडी इट। सो ये एक मिस्ट्री है फिजिक्स में, कि आखिर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल जब वो इक्वल अमाउंट में बने थे आफ्टर बिग बैंग, तो व्हाई नाउ वी आर हैविंग ओनली पार्टिकल्स या मैटर्स, व्हाई डू नॉट वी हैव एंटी पार्टिकल्स या एंटी मैटर्स। ये एक मिस्ट्री है। एक और बात आप समझ लीजिए पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के बारे में, कि व्हेन दे कम टुगेदर, जब भी एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ या नजदीक आएगा, दे एनहिलेट ईच अदर, वो एक दूसरे को कंज्यूम कर लेते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस दे रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। अब थोड़ा समझते हैं अबाउट दिस मैजोरोना पार्टिकल्स, एंड देन वी विल बी सीइंग कि व्हाट इज दिस न्यूट्रिनो मैजोरोना हाइपोथेसिस। मैजोरोना पार्टिकल्स वो होते हैं, दीज आर रेयर पार्टिकल्स, जो खुद का ही एंटी पार्टिकल भी होता है। दीज आर दोज पार्टिकल्स जिनके पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में कोई अंतर नहीं होता है, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज मैजोरोना पार्टिकल्स। अब न्यूट्रिनोज मैजोरोना पार्टिकल्स हैं कि नहीं, ये स्टडी चल रही है, कि वेदर न्यूट्रिनोज, हमने पहले पेज पे देखा न्यूट्रिनोज क्या है, फिर हमने देखा पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स के बारे में, फिर हमने देखा कि एंटी पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम है विच इज मिस्ट्री इन फिजिक्स। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को एनहिलेट कर लेते हैं। एंड देन वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ माजोरोना पार्टिकल्स। माजोरोना पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल जिसका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो है आइडेंटिकल है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। अब हमारे सामने प्रश्न है कि क्या न्यूट्रिनोज मेजोरोना पार्टिकल है या नहीं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स का मानना है कि न्यूट्रिनोज आर मेजोरोना पार्टिकल्स। मानना है, अभी तक इसको वैलिडेट नहीं किया जा सका है।
इसीलिए इसको कहा जा रहा है न्यूट्रिनो माजोरोना हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए कि यस न्यूट्रिनोज आर माजोरोना पार्टिकल्स, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसका नाम है डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट न्यूट्रिनोज आर माजोरोना पार्टिकल्स। इसको अगर प्रूव कर दिया जाएगा तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रिनो माजोरोना थ्योरी। अभी ये एक हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए है डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट। अब सवाल ये भी उठता है कि सर न्यूट्रिनोज को माजोरोना प्रूफ करके मिलेगा क्या, तो वो भी जरा समझते हैं क्या मिलेगा। सबसे पहले ये न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके एक्सपेरिमेंट के बारे में समझते हैं, एंड देन वी विल कम टू द बेनिफिट। देखिए, ये मान लीजिए कोई बड़ा सा एटम का न्यूक्लियस है, ऐसा एटम जो अनस्टेबल है, जो रेडियो डिके करता रहता है, रेडियो एक्टिवली डिके होता रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट, ये दो न्यूट्रॉन हुए। अब न्यूट्रॉन जो है इस रेडियो एक्टिव डिके के दौरान वो ब्रेक करता है, एंड दिस न्यूट्रॉन रिलीजेस टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा एंटी न्यूट्रिनोस। सिमिलरली ये दूसरा न्यूट्रॉन है, ये जब ब्रेक करेगा तो इट विल रिलीज वन इलेक्ट्रॉन एंड वन एंटी न्यूट्रिनो। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट, जिसमें दो न्यूट्रॉन्स जो हैं, टू न्यूट्रॉन्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू protons, and in that process they are releasing one electron, one neutrinos, एक न्यूट्रॉन से आया, दूसरे न्यूट्रॉन से आ रहा है वन इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रिनो एंड वन इलेक्ट्रॉन। अब हमारे साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट होता है, इससे ही हम पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रिनोस का एंटी पार्टिकल जो है वो खुद न्यूट्रिनो है कि नहीं, यानी कि दूसरे शब्दों में आर न्यूट्रिनोस मेजोरना पार्टिकल और नॉट। अगर न्यूट्रिनोस मेजोरना पार्टिकल हैं तो इस केस में ये जो डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट है, इसको एक प्रॉपर सिस्टम के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाए। तो क्या होना चाहिए कि इस न्यूट्रॉन से जो डिके होकर के इलेक्ट्रॉन निकला और एंटी न्यूट्रिनो निकला, दूसरे न्यूट्रॉन से डिके होकर के जो इलेक्ट्रॉन निकला और एंटी न्यूट्रिनो निकला, ये आपस में एक दूसरे को कंज्यूम कर लेने चाहिए। आई टोल्ड यू कि particle and antiparticle annihilate each other. So if neutrinos are their own antiparticle, that means antineutrinos are also their own antiparticle. ठीक है, आई जस्ट होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। मेजोरोना पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल खुद का ही एंटी पार्टिकल है, यानी कि इस तरह के दो पार्टिकल जब एक साथ आएंगे तो एक दूसरे को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, उस प्रोसेस में थोड़ा सा गामा रेडिएशंस रिलीज होगा। तो ये जो डबल बीटा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसके अंतर्गत एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला एंटी न्यूट्रिनो, फिर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला एंटी न्यूट्रिनो। अगर ये एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे को कंज्यूम कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि एंटी न्यूट्रिनोस आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स। इसका मतलब न्यूट्रिनोस एंड एंटी न्यूट्रिनोस आर सेम। इसका मतलब न्यूट्रिनोस आर माजोरोना पार्टिकल्स। अगर ऐसा साबित हो जाता है तो फिर फिजिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि क्यों दुनिया में पार्टिकल्स की संख्या या मैटर की संख्या एंटी पार्टिकल्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, उसका कारण ये होगा कि बहुत सारे न्यूट्रिनो जो हैं एक दूसरे को, एंटी न्यूट्रिनो जो एक दूसरे को एनहिलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ द पार्टिकल्स या मैटर्स की संख्या जो है वो एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल की तुलना में ज़्यादा है, बिकॉज न्यूट्रिनोस आर देमसेल्फ दे आर एंटी पार्टिकल एंड दे आर कंज्यूमिंग ईच अदर। या एंटी न्यूट्रिनोस, उल्टा समझिए, एंटी न्यूट्रिनोस आर एंटी पार्टिकल्स टू देयर ओन, and that is why they are consuming each other.
एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। पहले हमने देखा न्यूट्रिनोज के बारे में, इनको कहा जाता है घोस्ट पार्टिकल। बहुत टाइनी मास है, बट चार्ज नहीं है। ठीक है। तीन तरीके के न्यूट्रिनोज होते हैं। अब हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, एंटी पार्टिकल। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को एनिहिलेट करेंगे तो उस प्रोसेस में गामा रेडिएशन निकलेगा। कुछ कुछ ऐसे यूनिक पार्टिकल होते हैं जिनका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों सेम होता है, ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है मेजोरोना पार्टिकल। और अगर ये साबित हो जाता है कि न्यूट्रिनोज आर मेजोरोना पार्टिकल्स, तो फिर फिजिक्स की दुनिया की एक बड़ी मिस्ट्री कि क्यों दुनिया में पार्टिकल्स की संख्या या मैटर की संख्या एंटी पार्टिकल्स की तुलना में बहुत ज़्यादा है, जबकि बिग बैंग के बाद तो दोनों का जो संख्या था वो बराबर था, इक्वल था। तो इसके लिए जो थेसिस है, हाइपोथेसिस है, वो है डबल बीटा डिके एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से ये न्यूट्रिनोज मेजोरोना पार्टिकल्स हैं वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो नॉर्मली अभी जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है, डबल बीटा डिके, जिसमें दो न्यूट्रॉन्स डिके होकर के प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं और उस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रॉन और दो एंटी न्यूट्रिनोज रिलीज करते हैं। बट इसको एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराने की कोशिश की जा रही है, डबल बीटा डिके, ताकि इस प्रोसेस में दो न्यूट्रॉन डिके होकर के दो प्रोटॉन तो बने, उस प्रोसेस से दो इलेक्ट्रॉन तो निकले, बट न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज ना निकले। एंटी न्यूट्रिनोज नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी न्यूट्रिनोज ने एक दूसरे को एनहिलेट कर लिया। इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनोज एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। इसका मतलब न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो है दे आर मजोरोना पार्टिकल, एंड इफ दिस इज प्रूव्ड देन इट विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन कि वाई यूनिवर्स हैज मोस्टली मैटर या पार्टिकल बट नॉट एंटी मैटर। अब इसी को प्रूव करने की कोशिश की जा रही। तो हाइपोथेसिस इज दैट न्यूट्रिनोज आर मजोरोना particles, but it is being proved through this double beta decay neutrinoless experiment. The name itself explains everything. This can help in resolving the mystery of physics, that why universe has more matter than antimatter. It will also help us to determine the absolute mass of neutrino, which is very less. It has not been established so far. अब इसी डायरेक्शन में ये करंट डेवलपमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा एक्सपेरिमेंट किया गया साउथ कोरिया में। उस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया अमोर एक्सपेरिमेंट, एडवांस्ड मॉलिडियम बेस्ड रेयर प्रोसेस एक्सपेरिमेंट। इसके अंतर्गत कोशिश की गई कि 3 किलोग्राम ऑफ मॉलिबेडनम को बीटा डिके करवाया जाए इन सच ए सिमुलेटेड मैनर कि वो न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डिके हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। द एक्सपेरिमेंट कुड नॉट इंश्योर न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डिके, so there has been no confirmed observation. Yet the experiment can be considered as one stepping stone in the direction of realizing the true mass of neutrinos, and to realize कि whether neutrinos are their own antiparticles or not, या दूसरे शब्दों में न्यूट्रिनोज मेजोरोना हाइपोथेसिस। थोड़ा कठिन टॉपिक था, बट आई होप कि आपको ये बात समझ आई। यूपीएससी प्रीलिम्स में तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल आते हैं, एपीएससी में आएगा लेकिन शायद से इतना डेप्थ में ना आए, बट आ भी सकता है, हु नोस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दिस न्यूट्रिनोलेस डबल बीटा डीके एक्सपेरिमेंट। अगर ये साबित हो जाता है तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा हो जाएगा वैलिडेशन दैट न्यूट्रिनोस आर मेजोरोना पार्टिकल। इट विल गिव अस इनसाइट इनटू मैटर एंटी मैटर असिमेट्री, कि क्यों मैटर की संख्या ज्यादा है, एंटी मैटर कम है। इट विल ऑल्सो हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रिनोस मास। हाल फिलहाल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए गए हैं, बट दे हैव बीन नॉट सक्सेसफुल सो फार। इसमें अगर ये आंसर आप लिख रहे हैं तो ये वाला आपको डायग्राम भी बनाना होगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइया द कार्टोग्राफर हैज नाउ रिटायर्ड। तो गाइया एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन था जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था साल 2013 में। इसका मेन मकसद था कि यूनिवर्स का, मेनली मिल्की वे गैलेक्सी का 3D इमेज को वो डेवलप करने में मदद करे। तो वहाँ से वो ऑब्जर्व करे यूनिवर्स को, स्पेशली मिल्की वे गैलेक्सी को, और उससे डेटा अर्थ पे भेजे जिसकी मदद से हम लोग अर्थ पे मिल्की वे गैलेक्सी का 3D स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर पाए। गाइया को कभी कभार कहा जाता था, गाइया मिशन वाज आल्सो नेम्ड एज कार्टोग्राफर ऑफ द कॉस्मोस। गाइया की अगर पोजीशनिंग की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च्ड एट लैंग्रेंज पॉइंट 2। लैंग्रेंज पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहां पे अर्थ और सन के कारण जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं।
जिसकी मदद से इस तरीके के मिशंस जिनको लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाता है वहाँ पे कम फ्यूल लगता है फॉर दैट मिशन टू स्टे इन द स्पेस. तो देर आर लैग्रेंज पॉइंट्स, जनरली 5 लैग्रेंज पॉइंट्स बिटवीन अर्थ एंड सन, जहाँ पे किसी भी मिशन को अगर रखा जाए तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगभग नलीफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट पुल ऑफ अर्थ एंड सन. जैसे आदित्य मिशन को रखा गया एट लैग्रेंज पॉइंट 1, इसीलिए उसका नाम है आदित्य L1 मिशन. गाइया मिशन was placed at Lagrange point 2, which is about 1.5 kilometers, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स बिहाइंड द अर्थ. अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर्स के पीछे साइड में है जब हम सन से देखेंगे तो. एंड दैट गिव्स a good panoramic view to this Gaia mission to have a clear observation of the Earth, the Sun, and other celestial bodies. तो मिल्की वे गैलेक्सी का 3D इमेज बनाने में गाइया मिशन हैज बीन हेल्पिंग अस सो फार. It has observed in last 12 years. It has observed, made 3 trillion observations and 2 billions of stars. 13,000 scientific publications हुए हैं with help of the data sent by Gaia mission. It is helping us to develop, helping us means our scientists to develop a 3D image of our Milky Way galaxy. News ये है कि Gaia mission has now retired after 12 years of its service in 2025. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एबेल प्राइज 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मेनली एबेल प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है फॉर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज नेम्ड आफ्टर नॉर्वेजियन मैथमेटिक्स नील्स हेनरिक अबेल. इसको नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स कहा जाता है. वैसे नोबेल प्राइज ओरिजिनली तो मैथ्स में दिया नहीं जाता, बट एबेल प्राइज को ही नोबेल प्राइज ऑफ मैथ्स के सिमिलर माना जाता है. मतलब एबेल प्राइज इज कोलोक्युअली कॉल्ड एज नोबेल प्राइज इन मैथ्स. दो नोबेल प्राइज ओरिजिनली इज नॉट गिवन इन मैथ्स, बट एबेल प्राइज को ही नोबेल प्राइज इन मैथ्स कह देते हैं. इसके विनर्स को मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है ऑफ अबाउट $720,000. एक ग्लास प्लेट भी दिया जाता है. इट हैज़ बीन गिवन एनुअली सिंस 2003. करंट न्यूज़ ये है कि जापान के मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को दिया गया एबेल प्राइज फॉर ईयर 2025 फॉर हिज contribution in the field of algebraic analysis. He is first Japanese national to have Abel Prize. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत है. एक बार तो क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया है. दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. 0 आवर इज इंडियन इनोवेशन नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट ने माना है, डोमिनेंट फैक्टर टेस्ट दिया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गैम्बलिंग एंड गेमिंग. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड ऑल ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स एज गेम ऑफ चांस. ऐसा नहीं है. ड्रीम 11 वगैरह को सुप्रीम कोर्ट ने माना है एज ए गेम ऑफ स्किल ऑल्सो. बायो ई3 पॉलिसी, यहाँ पे ये 300 बिलियन होगा ना कि $500 बिलियन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. बालपन की कविता, पहला स्टेटमेंट गलत है ऑफ कोर्स, दूसरा सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग.